नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जिस्म से आने वाली नाखुशगवार बू के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, लिबास को अगर देखा जाए तो लिबास के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं और मुख्तलिफ़ ऐसे लवाज़मात होते हैं जिनसे हम इसको मुकम्मल करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है जिसको अक्सर तंज़ो मज़ाक का निशाना भी बनाया जाता है। बल्कि मैं अपने एक दोस्त को जो कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में था, जो बेहोश करते हैं, उसको अक्सर छेड़ा भी करता था कि भाई क्यों इतनी सारी गैसेस ज़ाया करते हो। अपना मौजा सुंघा दो। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों के अंदर ख़ासकर ये चीज़ नज़र आती है कि अगर वो किसी कमरे में बैठ कर अपने जूते उतारें तो वहाँ उस कमरे में रहना मुश्किल हो जाता है। कोई ख़ास वजह है इस तरह की बदबू आने की? क्योंकि ये मामला हर एक के साथ नज़र नहीं आ रहा होता। जी, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जिस्म की बू या बॉडी स्मेल बाद में जेनेटिकल होता है, ख़ानदानी होती है। तो इस तरह पैरों की बू भी बाद में ख़ानदानी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को हो, किसी किसी को होती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो होती है उन लोगों में होती है कि जो ज़्यादा देर तक जूते और मोज़े पहन कर रखते हैं, काफ़ी देर तक, मतलब 8-10 घंटे 12 घंटे। और तो एक तो हवा पास नहीं होती है, उसकी वजह से पसीना आता है। पसीना जैसे ही आता है तो मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया होते हैं फ़ौरन पैथोजेनिक उस जगह पे जाके जो है वो पसीने के साथ मिलकर और बदबू का बायस बनते हैं। तो ये जो पाँव की बदबू है वो ज़्यादातर उन लोगों में आती है कि जो जूते और मोज़े पहन कर रखते हैं, टाइट शूज़ पहनते हैं, काफ़ी देर तक पहने रहते हैं। और फिर दूसरा ये कि वो इसका जो है ना मोज़ों को सफाई का ख्याल नहीं करते हैं। ये हर बार मोज़े तब्दील भी हाँ, नहीं किए जाते। ये जो है वो आम तौर पर एक ही मोज़े को जो है 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन चलाते हैं। तो उसकी वजह से भी पसीना उसमें जमा होता रहता है और ऑर्गेनिज्म में जरासीम उसमें भी मोज़े में भी जमा होते रहते हैं और उससे फिर वो स्मेल आना शुरू होती है और वो जो फिर आपके पैर के ऊपर एक कोट सा बन जाता है उस चीज़ का। इससे हिफाजत के लिए क्या किया जाए या इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसमें सबसे आपको पता तो है कि मोज़े और जूते, अब ये कोशिश ये की जाए कि अगर आपकी जॉब अगर पार्ट ऑफ द जॉब है कि आपको जो पहनना है, तो फिर भी आप उसमें यह करें कि जूता इस तरह से पहने कि अगर जिस तरह आपका कोई सिटिंग वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, तो आप जो है जैसे मेज़ के नीचे मेज़ पे काम कर रहे हैं तो आपने जूते जो हैं उतार लें खामोशी से और खोल कर बैठ जाएँ ताकि हवा जो है वो पास आपके मोज़ों से होती रहे। एक काम तो ये करें कि यानी पैर जूते में ना रखें, पैर जूते के अंदर ना रखें, ठीक है। उसमें पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक जो इससे कहना चाहिए कि जरासीम उसमें इतने नहीं लगेंगे, स्मेल कम हो जाएगी। दूसरे ये कि आपने कॉटन वाले मोज़े इस्तेमाल करने हैं, आपने सिंथेटिक या इस तरह के जो है नायलॉन के मोज़े इस्तेमाल नहीं करना। उसमें भी जो होता है पसीना जो होता है वो जमा हो जाता है और पास हवा जो है पास नहीं होती है। कोशिश यही करें कि कॉटन के मोज़े हों या तौलिया वाले, जैसे कहना चाहिए दूसरे अल्फाज में, वो वाले मोज़े हों और वो डेली आपने चेंज करने हैं। जूता, अगर आपके जूते में स्मेल आना शुरू हो गई है, जूते में भी आ जाती है, तो फिर ये करें कि उसको आप धूप दिखाएं। आपके पास कम से कम 3 पेयर होने चाहिए जूतों के। हर तीसरे दिन आप वो जूता पहने जो आज पहन लिया, हाँ आज, ताकि वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। उसे धूप दिखाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसे धूप दिखाएं, आप दूसरा पेयर इस्तेमाल करें, तीसरा पेयर इस्तेमाल करें, चौथे दिन फिर पहले वाले को इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। पैर धोएं और अगर अपना मास्क पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि 5 टाइम अगर आप वज़ू करते हैं और पैरों को धोते हैं, उंगलियों के बीच में खलाल करते हैं, तो उसमें उससे भी आपको ये है कि जो फंगस वगैरह के चांसेस होते हैं वो भी एक वजह बन सकती है इसकी बू की। तो वो भी, मतलब जरासीम भी नहीं रहेंगे, फंगस भी नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली आप पैर जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि घर में जितनी देर तक आप अपने घर में रहते हैं तो नंगे पैर रहें। नंगे पैर से मुराद ये नहीं है कि मतलब अगर बाहर भी हो तो निकल जाएं, लेकिन जो अपना कमरे हैं उस हद तक वो रखें, यानी कालीन वगैरह पर, हाँ, या कुछ पहना ना जाए, हाँ, घर कुछ में पहना ना जाए ताकि आपके हवा पास होती रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसको अच्छी तरीके से आप फिर पैरों को धोएं। और कोई मतलब ये कि जिस तरह डिओड्रेंट्स मैंने बताए कि वो बू कम करने वाले, वो भी आप पैरों में लगा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि फिर बाद में परहेज़ इलाज से बेहतर है कि अगर आप परहेज़ अच्छी तरीके से मतलब कर लें, एहतियातें कर लें, तो आपके उसमें बदबू आना, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि जो शख्स कमरे में जिसके पैर से बदबू आए और वो जूता उतार दे और बैठे तो पता चला कि सिर्फ वही बैठा रह जाता, बाकी सब कमरा छोड़ के चले जाते हैं। जी, तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग मतलब कंडीशन होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्म से आने वाली बू के मुतालिक जब मैंने आपसे उम्र के हवाले से पूछा था तो आपने बताया था कि बलोगत के आसपास ये मामला अमूमन शुरू होता है, 14-15 साल। जी, इसी तरह से कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ये मामला बचपन से नज़र आना शुरू होता हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा।
इसमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ट्राइमेथिलामीन यूरिया, यानी फ़िशी स्मेल, जैसे आम ज़बान में फ़िशी मछली की, जैसे सड़ी हुई मछली की बदबू आती है, और वो जो होती है वो जेनेटिक, मतलब ये मौरूसी होती है, वो पैदाइश के फ़ौरन बाद आना शुरू हो जाती है जी। ये इन बच्चों में होती है जिसमें FOM3 एक जीन होती है, इसमें एक एंजाइम होता है, वो उसकी कमी हो जाती है। फ्लेवन मोनोऑक्सीजनेस 3 वो एंजाइम होता है, उसकी कमी वाक़ई हो जाती है या बनता ही नहीं है, तो हमारी जो आंतों में जो प्रोटीन हो रही है गोश्त की सूरत में, जो भी चीज़ें हम ले रहे होते हैं, तो ये वो एंजाइम होता है जो उसमें जो बदबू होती है उसको मारता है या उसको ख़त्म करता है। जब वो एंजाइम ही हमारे जिस्म में डिफिशेंट हो गया, कम हो गया, नहीं है, तो नतीजा क्या होगा कि वो बदबू जो है, वो जो ट्राइमेथिलामीन अमीन जो कि प्रोटीन है जिससे बदबू आती है, वो फिर खून में शामिल होकर आपके जो है पसीने से भी बदबू आएगी, जिस्म से भी बदबू आएगी, मुंह से भी बदबू आएगी, नाक से भी बदबू आएगी, और इवन हाथ पैर, पेशाब, पखाने, हर जगह से जो है वो मछली की तरह, जैसे सड़ी हुई मछली होती है, वो फ़िशी स्मेल वो कहलाती है, तो वो आना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी एक जिसे कहना चाहिए एम्बैरेसिंग होती है जिस बच्चों में होती है, तो उनके माँ बाप जो हैं उनको भी मतलब बड़ी परेशानी होती है। बच्चा स्कूल में जाए तो परेशानी कि वो कोई उसे करीब नहीं आने देता जी। बहुत रेयर कंडीशन होती है ये ट्राइमेथिलामीन यूरिया जो है, लेकिन ये होता है। ये सन 70 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से काफ़ी मतलब उसके केसेस आ चुके हैं सामने कि ये, लेकिन इसका भी ये होता है कि थोड़ा बहुत मतलब है इलाज मुमकिन है, कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो उसके कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर जिस्म से आने वाली बू के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।